तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 टाइम ऑफ सप्लाई। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा, न्यूमेरिकल भी में हो जाते हैं। तो हम इसमें टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होती है। तो देखिए जीएसटी जो है वो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स पर या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई का मतलब उसमें टाइम क्या माना जाए, क्योंकि आप ऑर्डर करते हैं के बाद एग्रीमेंट होता है, माल डिस्पैच होता है, डिलीवरी होती है। सर्विस के केस में सर्विस की परफॉर्मेंस होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कब हम माने कि टैक्सेबल इवेंट क्या है? टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। तो सप्लाई का टाइमिंग क्या है? क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जीएसटी के रेट में चेंज आया। जीएसटी का रेट पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। वो 1 तारीख से एप्लीकेबल है। अब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 2-4 दिन पहले से बाद में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर पुराना रेट लगेगा या नया रेट लगेगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीजीएसटी एक्ट सेपरेट प्रोविजन बताता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों अलग अलग बता रखा है सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 हमें बताता है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस वेयर दिस ए चेंज इन द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सेक्शन 12, 13, 14 हमारे इसमें। तो सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है? सेक्शन 12 हमें बताता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 कहता है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स shall arise at the time of supply as determined in terms of provision of this section। तो सेक्शन 12(1) से साफ पता चलता है हमें कि हमारी जो लाइबिलिटी है टैक्स देने की गुड्स पर, वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पर आएगी, जो सेक्शन 12 हमें बताएगा। 12(2) कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ये अभी हम प्योर सेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसका एनालिसिस पढ़ लेंगे। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कह रहा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। मतलब कुछ अलग अलग डेट्स हैं उससे पहले, और ये ऑलरेडी हम पहले अलग चैप्टर में स्टार्टिंग में ये पढ़ भी चुके हैं। 12(2) कह रहा है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। इसका मतलब हमें सेक्शन 31 भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, तो एक बात हो गई डेट ऑफ सप्लाई। इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस हमने इशू किया है, या लास्ट डेट जब उसे इशू करना चाहिए था एज पर द सेक्शन 31, या द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। तो मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू किया या सेक्शन 31 के हिसाब से जिस दिन इशू करना चाहिए था या जिस दिन आपको पेमेंट मिली, उनमें जो सबसे जल्दी डेट आएगी उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माने। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर of taxable goods received an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall at the option of the said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। कई बार क्या होता है, जैसे बिल बना 1,99,200 रुपए का, उसने 2 लाख रुपए दे दिए, कहा 800 लगा लेंगे आगे। 800 का क्या करें, आगे लगा लेंगे। तो इसका मतलब तो ये 800 रुपए अगले वाले इनवॉइस से रिलेटेड, जो अगली बार माल होगा उससे रिलेटेड पैसा मिल गया।
तो इसका मतलब अगला जो माल बिकेगा उसकी अर्लीस्ट डेट में ये भी हो गया, एडवांस मिल गया है। तो कह रहे हैं 1000 रुपए तक के एडवांस में आपकी इच्छा, आप अभी एडजस्ट करो, आगे इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत, इसकी वजह से वो वाला बात नहीं आएगी। एक्सप्लेनेशन 1, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or as the case be the payment। तो सप्लाई का मतलब क्या होगा, जितना भी इनवॉइस या पेमेंट कवर कर। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दी। तो अब 1000 रुपए तक का अमाउंट एक्स्ट्रा, मान लिया 1000 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए जो भी है, उसका भी अलग से झंझट ना हो तो हम चाहे तो इसी में ही कवर कर लें, चाहे तो अगले में कवर करें, ये हमारी इच्छा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी the date on which supplier received the payment shall be the date on which the payment is entered in the books of account or the date on which the payment is credited to the bank whichever is earlier। देखिए जिस दिन कैश मिला वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर हमारे को चेक मिला है तो चेक मिलने में तो टेंशन है, क्योंकि चेक हमने बैंक में डाला, 2-3 दिन बाद बैंक में पैसा आया। तो इन्होंने कहा है कि जिस दिन बैंक में पैसा आया या जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी, जो भी काम जल्दी हुआ है वो वाली डेट मानी जाएगी चेक के थ्रू पेमेंट मिलने। सेक्शन 12(3) क्या कह रहा है, इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस तो पता है आपको, आरसीएम रिवर्स चार्ज बेसिस पता है क्या होता है, कि जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए ये सप्लायर है और ये रिसीवर है। तो नॉर्मली रिसीवर सप्लायर को जीएसटी की पेमेंट करता है, सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट करता है, ये नॉर्मल केस होता है। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसीवर है वो सप्लायर को जीएसटी ना दे करके सीधा यही गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कर। वैसे तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि जिसकी जेब से, आर की जेब से टैक्स जा रहा है, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को कौन जमा करा रहा है, एस। तो इनडायरेक्टली जमा हो रहा है, आर खुद जमा नहीं कर रहा। रिवर्स चार्ज में आर की जेब से जा रहा है और आर खुद ही जमा करा रहा है। तो रिवर्स चार्ज मतलब रिवर्स, आर से रिवर्स, आर से रिसीवर। रिसीवर जब गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा कराता है उसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या रिवर्स चार्ज बेसिस बोल देते हैं। तो अब रिवर्स चार्ज में ये वाला रूल तो नहीं लग सकता है, क्योंकि यहां तो टैक्स देना है आर ने और वहां तो टैक्स देना था एस ने। तो जब एस के हिसाब से रूल बनाया सेक्शन 12(2) में, तो 12(3) में रिवर्स चार्ज के हिसाब से तो क्या लिखा है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। 12(3)(a) में क्या लिखा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स। तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवॉइस बनाना नहीं आया, क्योंकि इनवॉइस रिसीवर तो बना नहीं रहा है। तो रिसीवर के हिसाब से क्या है, उसके पास माल आया, तो रिसीट ऑफ गुड्स, वहां पर क्या था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इशू ऑफ इनवॉइस की डेट की जगह इन्होंने पहला वर्ड क्या डाला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। वहां पर क्या था, जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड करी है आपने, पेमेंट मिली है, यहां क्या बोलेंगे, जिस दिन आपने पेमेंट की है। द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और द डेट विच डेबिटेड फ्रॉम द बैंक। इसके अकाउंट से तो डेबिट होगा ना, इसके अकाउंट से तो पेमेंट होगी। तो जब इसके अकाउंट से डेबिट हो या ये बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट लिखे, जो भी जल्दी हो, या जिस दिन पेमेंट गुड्स मिला है, या द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name is called in lieu thereof by the supplier। सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इशू करा उसके 30 दिन के अंदर अंदर, तो ये आखिरी डेट है, इससे लेट नहीं होना चाहिए डेट ऑफ सप्लाई, टाइमिंग ऑफ सप्लाई। तो यहाँ 3 चीजें हैं, जिस दिन माल मिला, जिस दिन पेमेंट की, या 30 दिन कब से, सप्लायर के रिवर्स, सप्लायर के इनवॉइस बनाने। ठीक है, provided that where it is not possible to determine the time of supply
द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट। तब फेल हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा, तो जिस दिन रेसिपिएंट एंट्री बनाएगा माल मिलने की, परचेजिंग की, वो हम डेट माने। 12.4 in case of supply of voucher by supplier, the time of supply shall be the date of issue of voucher if the supplier is identifiable at the point। वाउचर आपको मिला, वाउचर का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते? मान लिया मैंने आपको वाउचर दिए, फूड वाउचर दिए, जो आप मैकडोनल्ड पे जा करके यूज कर सकते। मैकडोनल्ड पे जाएंगे, वहां से बर्गर ले सकते हैं। तो क्या इशू करते हुए पता है कि इसका यूज कहाँ होना है? पता है ना? तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर को ही डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना जाए। ठीक है? द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस, मान लिया आपको मैंने एक वाउचर दिया, वो वाउचर आप 20 जगह इस्तेमाल कर सकते, अलग अलग चीजों के लिए, जहां की जीएसटी रेट अलग अलग। तो उस सब, जब मैं आपको वाउचर दे रहा हूं, सब में उसका यूज नहीं पता मुझे कहां पर होगा। और एक और बात है ना, जब मैंने वाउचर इशू करा और उसका यूज पता है कहाँ होगा, तो हम जीएसटी का रेट भी लगा सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं इसका यूज कहाँ होगा, कैसे लगाओगे जीएसटी? तो जब ये एक्चुअल में यूज होंगे तब टाइम ऑफ सप्लाई होगा, अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है उसका यूज एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है? 12.5 where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2 and 3 and 4, the time of supply, मान लिया 2, 3, 4 ये पूरा सेक्शन 12.5 कह रहा है कि 2, 3, 4 अब तक के किसी भी तरीके से आप नहीं पता लगा पा रहे कि क्या हो टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। अगर आप पीरियोडिकली रिटर्न मंथली, क्वार्टरली जो भी जमा कराते हो, तो वो दिन माना जाए। ठीक है? और इन अदर केस द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। अगर आप पीरियोडिक रिटर्न नहीं जमा कराते हो, तो जिस दिन टैक्स जमा करा रहे हो वही टाइम ऑफ सप्लाई माना। Section 12.6 the time of supply to the extent it relate to an addition in the value of supply by way of interest, late fees or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value। हमने ये पहले भी कई बार पढ़ा है। मान लिया बात हुई 30 दिन में पेमेंट होनी है, 30 दिन में पेमेंट नहीं हुई, उसके लेट हुई, उस पर इंटरेस्ट लगाया, तो प्रैक्टिकली वो लोग देते नहीं है। कहा तो जाता, लिखा तो जाता, लेकिन देते नहीं। तो जब एक्चुअल में दे देंगे वो डेट मानी जाए। ठीक है? अब हमारा बीच में आ रहा था एज पर द सेक्शन 31 जो टाइम लिखा है वो, तो सेक्शन 31 में जो रिलेवेंट हमारा है वो हम ले रहे हैं टैक्स इनवॉइस टू द एक्सटेंट रिलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 31(1) कहता है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो कब इनवॉइस बनाएगा? जहां गुड्स की मूवमेंट है। मान लिया मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैं मुंबई में किसी को माल बेच रहा हूं, माल दिल्ली से मुंबई जाएगा, तो जैसे दिल्ली में मेरे यहाँ से माल निकलेगा उससे पहले मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मूवमेंट है तो क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो गुड्स के रिमूव करने से पहले या उस दिन आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और जहां पर मूवमेंट नहीं है, जैसे मान लिया मेरी दुकान है और आप मेरी दुकान पर आए और आपने पैसा दिया और सामान ले जा रहे हो, तो मूवमेंट थोड़ी ना, मैंने तो यही सामान रखा तुम ले गए, मुझे कहीं मूवमेंट थोड़ी ना कराना। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट, जिस समय डिलीवरी हो रही है या आपके पास सामान आ रहा है वही क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। तो उस दिन या उससे पहले उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा।
Issue a tax invoice showing the description, quantity, value of the goods, tax charge thereon and such other particular जो जरूरत पड़ने पर कहा जा सकता है। Provided the government on the recommendation of council by notification specify कर सकती है category of goods और suppliers या supply जहां पर tax invoice issue होगा और कोई समय अगर उन्हें लगेगा जरूरी तो वो कुछ कह सकते हैं। एक मतलब एक क्लोज रखते हैं कि आगे पावर रहे गवर्नमेंट पे, तो आगे कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो फिर हमें बार बार अमेंडमेंट ना करना पड़े एक्ट में। 31(4) कहता है इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? मान लिया आपके यहाँ दूध वाला आता है, रोजाना सामान देता रहता, दूध देने जाता है, आपके पास गैस आती है, लगातार आ रही है, बार बार आ रही है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात नहीं कर रहा, इंटरनेट का कनेक्शन आता है आपके, तो वो भी चलता रहता है। In case of continuous supply of goods where successive statement of account or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time of each such a statement is issued or as the case may be such payment is। तो जैसे जनरली हर आपके यहाँ गैस है, गैस पाइपलाइन के थ्रू आती है, उनका 2-3 महीने में अगर बिल जनरेट होता है उन्हें तब माना जाए, पेमेंट होती है हर बार जब। 31(7) कहता है कि 1 में जो भी लिखा उसके अलावा वेयर द गुड्स बीइंग सेंट ऑन टेकन ऑन अप्रूवल, ये कई बार होता है ना, आप अप्रूवल बेसिस पे सामान ले गए, तो ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्ली। तो ये कह रखा है कि सप्लाई के समय मान लिया जब उसने ओके कर दिया या ओके नहीं कराया तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इनवॉइस, मैक्सिमम पीरियड इज 6 months अगर अप्रूवल बेसिस पर। तो ये था सारा सेक्शन 12 एंड 31। तो अब इसको मिलाकर हम अच्छे से देखते हैं। आज की क्लास में हम यही कवर करने वाले हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स क्या टाइमिंग रहे, तो इन दोनों को मिलाकर हम एनालाइज करते हैं। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फॉरवर्ड चार्ज के केस में सेक्शन कुछ कवर करते हैं, रिवर्स चार्ज के केस में भी कवर करते हैं, वाउचर के केस में। तो मेनली 3 बातें यहाँ कवर हो रही है, फॉरवर्ड, रिवर्स और वाउचर। और रेजिडुअल केसेस, बचे हुए हर केस में एक जनरल बात बोल दी, और एडिशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट की बात भी आई थी। तो पहले क्या बात करें? फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल केस जो सेक्शन 12(2) में लिखा हुआ है और सेक्शन 31, तो मिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एज पर द सेक्शन 12(2) द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज इज द अर्लियर ऑफ 2 dates। जिस दिन इनवॉइस बनाया या सेक्शन 31 के हिसाब से बनाना चाहिए था, ऐसे ही तो लिखा था। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस ought to have been issued as per the section 31 to the extent the invoice cover the supply of goods। तो जिस दिन इनवॉइस बनाया या जिस दिन लास्ट डेट है इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो सेक्शन 31 क्या कह रहा था? जहां डिलीवरी है वहां डिलीवरी स्टार्ट होने से पहले, जहां डिलीवरी नहीं है वहां जब माल दे रहे हो उस समय, मूवमेंट नहीं है, सॉरी मूवमेंट की बात थी। और दूसरी बात क्या थी? पेमेंट कब मिली आपको, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। पेमेंट अगर कैश में मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक है तो हम देखते हैं आपने बुक्स में कब रिकॉर्ड करा या बैंक में कब पैसे आए, जो भी जल्दी हो ना। टू द एक्सटेंट पेमेंट कवर द सप्लाई ऑफ गुड्स। टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। आपको एडवांस मिल रहा है तो उस समय आपको टैक्स नहीं देना है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नोटिफिकेशन आया था एक और उसमें लिखा गया कि रजिस्टर्ड पर्सन should pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified under section 12(2)(a
that is the date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to be issued as per the section 30. In simple words, all taxpayers under forward charge except composition supplier. कंपोजिशन सप्लायर कौन होते हैं? जो कहते हैं कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेंगे, आईटीसी नहीं लेंगे, उनका टैक्स रेट कम होता है ना, आईटीसी क्लेम नहीं कर। तो उनके अलावा जितने भी टैक्स पेयर हैं आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ। तो एडवांस के समय नहीं है। The entire GST shall become payable only when the invoice for the supply of goods is issued or ought to have been issued. जिस समय इनवॉइस इशू कर, अगर इनवॉइस इशू समय पे कर दिया ठीक है, नहीं कर रहा तो जिस समय इशू होना चाहिए वो डेट। Thus, time of supply of goods for the purpose of payment of tax is the date of issue of invoice or last date when the invoice ought to have been issued. ठीक है? Example 1. A Limited enters into an agreement with B Limited to supply 100 kg of raw material. However, A Limited supply only 80 kg of raw material and issue the invoice for the same. Here, the supply would be deemed to have been made only in respect of 80 kg of raw material, that is to the extent covered by the invoice. Therefore, the provision relating to time of supply will only be applicable for the 80 kg raw material and not for the 100 kg. कहने का सार क्या है? 100 किलो का ऑर्डर करा, माल आया 80 किलो, इनवॉइस भी 80 का आया, तो जीएसटी भी 80 पे लगेगा। 30 किलो जो नहीं आया वो जब आएगा तब लगेगा। हो सकता है मैंने पेमेंट पूरी 100 किलो की कर दी हो तो भी, क्योंकि बार बार क्या लिखा, पेमेंट भी जो सप्लाई को कवर कर, उन सबसे रिलेटेड। The relief of not paying GST at the time of receipt of advance is available only in case of supply of goods and not for supply of services. तो ये जो रिलीफ दिया गया है ये केवल किस पे दिया गया है? सप्लाई ऑफ गुड्स के, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में ये बात नहीं है। तो डेट ऑफ रिसीट का क्या मतलब है? जिस दिन पैसा मिला कैश में वो, अगर चेक में मिला तो जिस दिन बैंक में पैसे आए या हमने बुक में एंट्री बनाई, जो भी जल्दी हो। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट in the above situation refer to the date on which the payment is recorded in the books or the date when payment is credited to entity's bank account, whichever is earlier. तो जो भी जल्दी काम हुआ है वही हम मानेंगे, या ये है। Significance of to the extent the invoice or payment cover the supply of, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Suppose a part of the consideration is paid in advance or invoice is issued for part payment. In such cases, the time of supply will not cover the full supply. The supply shall be deemed to have been made only to the extent it is covered by the invoice or the part advance. तो जितना invoice है उससे related ही हम मानेंगे। However, it may be noted that in case of goods, tax is payable only on the basis of issuance of invoice, last date of for the purpose of issuance invoice, even if any advance or part payment has been received before the issuance of invoice. तो हम invoice की बात कर, तो जो हम डेट की बात कर रहे थे वो एडवांस की बात नहीं कर रहे थे, सप्लाई के बाद में जो हम पेमेंट मिलता वो। तो टाइम लिमिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस सेक्शन 31 में क्या था, याद है? अभी अभी हमने पढ़ा था। तो क्या था? 12/2 कह रहा है कि लास्ट डेट वो सप्लायर को जब इशू इनवॉइस करना चाहिए अंडर सेक्शन 31 वो बताता है 12/2। तो हमें सेक्शन 31 से रिलेटेड जो अभी हमने सेक्शन देखा था रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या है? वो है as per section 31(1) the invoice need to be issued either before or at the time of removal of goods। जहां पर मूवमेंट है, मूवमेंट है तो माल जाने से पहले ही आपको बनाना, और डिलीवर्ड गुड्स मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रेसिपिएंट जहां पर मूवमेंट नहीं है, तो उस दिन या उससे पहले। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सा गुड्स होता है? जहां लगातार
वो चीज जाती रहती है अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट, वो बार बार हम बोलते नहीं है, वो आता रहता है सामान, ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो इनवॉइस हमारा या तो सप्लाई हो जाए, मान जाए वो कि हाँ भाई मैंने ले लिया वो दिन, नहीं तो 6 महीने तक, जो भी जल्दी हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, एक कंपनी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 ऑफिस चेयर के लिए 15,000 रुपए विद जॉय सेल्स ऑन 21 अगस्त। Chairs are removed from the warehouse of Spines Private Limited on 5th September, along with the invoice issued on the same date. So date of invoice is 5th September. As per section 31 भी वो 5th September को issue हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Joy Sales has paid 30% of total contract value on 21st August, balance 70% after delivery of chair on 10th September. तो इन्होंने 30% तो 21 अगस्त को दे दिया था, ठीक है ना, जब इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था आपस में 21 अगस्त को, उसी दिन दे दिया था 30%, बाकी का 70% डिलीवरी के बाद दिया 10 सितंबर, ठीक है। सिंस द इनवॉइस इज इशूड ऑन द डेट of removal of goods, it is issued within the prescribed time, hence the time of supply of for goods for the payment of tax on entire contract value of 15 lakh is the date of issue of invoice, that is 5th September. No GST will be payable at the time of receipt of advance on 21st. तो हम क्या डेट देखेंगे, किस दिन इनवॉइस इशू किया, तो इनवॉइस इशू डेट क्या है, 5 सितंबर। एज पर सेक्शन 31 हमारा 5 सितंबर तक इशू हो जाना चाहिए, तो 5 सितंबर हमारा हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। अब कुछ पैसा एडवांस आया था, उससे कोई लेना देना, वो पहले आया था तो पहले की डेट नहीं, 5 सितंबर ही है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स as contained in section 12 in case of forward charge with notification, तो हम डायग्राम में देखते हैं क्या क्या रखा। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज पर सेक्शन 12 क्या है, इनवॉइस कब बनाया है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सप्लायर, प्रेजेंटली इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि उसमें बात हो गई नोटिफिकेशन में कि जो आपका एडवांस है उससे लेना देना तो है नहीं, तो ये पहले होता है तो इग्नोर कर दिया जाता है, तो कोई यूजलेस बात हो गई ये। तो फिर डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड, तो ये भी रिलेवेंट हो गया। तो रिलेवेंट क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया केवल डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 12(2), जो ये कहता है कि एक्चुअल में इनवॉइस की डेट या सेक्शन 31 में जो इनवॉइस डेट ली है जो भी जल्दी हो, तो क्या है एक्चुअल इनवॉइस डेट और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, और जहां पर मूवमेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सेल कर रहे हैं उस। स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ गुड्स, तो जीएसटी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12(2)(a), जो है कायदे से इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31, जो भी जल्दी हो जाए वो हो जाएगी। इफेक्टिवली इन केस ऑफ गुड्स नो जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई। ये बात समझ में आ गया आपको। कुल मिलाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इनवॉइस जिस दिन इशू किया है, और अगर वो लेट इशू करा है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वो। इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, machine has to be supplied at site. It is done by
sourcing various component from the vendors and assembling the machine at site. हमने साइट पर ही मशीन को असेंबल किया. The details of various events. 17 सितंबर को हमें एडवांस मिला है, परचेज ऑर्डर मिला है 12 लाख का, जिसमें से 50,000 एडवांस मिला है और एंट्री हमने बना दी है, एन एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट. इररिलेवेंट डेट है, इसका तो कोई मतलब नहीं है. 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हो गई है, साइट पर टेस्ट हो गई है और एक्सेप्ट हो गई है बायर्स. तो 20 अक्टूबर एक डेट है जिस दिन मूवमेंट तो है नहीं. मूवमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहीं पर ही है मशीन जहां पर हमें देनी है. तो जहां पर डिलीवरी हो गई, जब हमने बायर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो समझा डिलीवरी हो गई. तो ये डेट है जिस दिन इनवॉइस बन जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31. और एक्चुअल इनवॉइस कब बना है? 23 अक्टूबर. पेमेंट का कोई रिलेवेंस नहीं है. तो 20 अक्टूबर 23 अक्टूबर जो भी जल्दी हो. जल्दी क्या है? 20 अक्टूबर. तो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. तो एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 66 2017. तो आप इस नोटिफिकेशन को लिख देंगे, अगर याद रहेगा आपको नंबर, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, तो अच्छा रहेगा. लेकिन नंबर याद नहीं है तो गलत नंबर ना लिखें, लिख सकते हैं एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट. तो उसमें हम ये कह सकते हैं ए रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लाई हैज टू पे जीएसटी on the outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a), that is the date of issue of invoice, or it should have been issued as per the section 31. Therefore the time of issue of payment is 20 October, which is earlier than 20 and 23rd October. तो हमारा जो पूरा 12 लाख रुपए का माल है उसके ऊपर जो जीएसटी बनेगा वो 20 अक्टूबर को बनेगा. ठीक है, क्योंकि इनवॉइस इस दिन तक इशू हो जाना चाहिए था. इलस्ट्रेशन नंबर 2. गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रेसिपिएंट. तो ये हमारा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया. द सप्लाईज टू बी मेड इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. मंथली पेमेंट आर टू बी मेड बाय द रेसिपिएंट. तो हमने बात करी थी यहाँ पर पीरियोडिक स्टेटमेंट या पेमेंट जो भी होता है उस हिसाब से. द डिटेल ऑफ द पेमेंट इज जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5. तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ specified in 12(2)(a), that is date of invoice or the last date on which invoice should have been issued as per section 31(4) हमने पढ़ा था. इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या सक्सेसिव पेमेंट आती है तो इनवॉइस को हमें उस दिन या उससे पहले इशू कर देना चाहिए. अदरवाइज तो ये पूरे साल भर की सप्लाई है तो एक साल बाद ही आएगा, वरना तो डेट अगर हम सप्लाई के हिसाब से इनवॉइस अगर एक साल बाद ही बनाते हैं पूरा वो. Therefore invoice should be issued of 2 lakh on or before July 5, August 5 and September 5. Thus assuming इनवॉइस इशू हो गए हैं तो हम वही इसी दिन इशू हुए हैं तो यही डेट मान रहे हैं. अगर इस दिन से पहले इनवॉइस इशू हो जाएंगे तो वो डेट हो जाएगी. मान लिया उन्होंने जुलाई 1, अगस्त 1 और सितंबर 1 को इनवॉइस इशू किए होते तो वो डेट हो जाती. लेकिन हमें कुछ नहीं कहा, तो हमने कहा कि लेटेस्ट इस दिन इशू हो गए, नहीं हुए तो भी यही डेट है, तो ये डेट हमारी मानी जाए. Excess payment up to 1000, option of taking invoice date as time of. In terms of the proviso to section 12 of section 12 for a payment up to rupees 1000 received in excess of value of goods invoiced, the supplier can choose to take the date of invoice issued with respect to such excess amount as the time of supply of goods for such excess value.
तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सेस है तो हम अभी भी चुन सकते हैं इस डेट को, वरना तो इनवॉइस की डेट होगी। तो हम अपनी मर्जी से इनवॉइस, टाइम और सप्लाई हमारा ऑप्शन है, हम क्या लेना चाहते हैं। तो एक्सेस अमाउंट है, तो ओल्ड सबका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो इसका भी साथ में हम चाहें तो कर सकते हैं। तो टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स और सच एक्सेस वैल्यू के लिए हमारे पास सप्लायर कैन चूज टू टेक द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड, तो वो ले सकता है। Since GST on supply of goods is payable only on the basis of issuance invoice, this provision is practically irrelevant. अब देखो बार बार ये बात हो रही थी, ये पता रिलेवेंट कब था, जब पहले नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम कहते थे पेमेंट पहले मिले, इनवॉइस जो भी जल्दी हो। तो अगर इनवॉइस लेट है और पेमेंट पहले मिल गया तो जो पहले पेमेंट मिल गई उस दिन के हिसाब से हो जाता था। पहले क्या होता था, पहले क्या था, पेमेंट मिले या इनवॉइस डेट जो भी जल्दी हो जाए। अब मान लिया पेमेंट मिल गया 10 अगस्त को, इनवॉइस है 12 अगस्त को, तो 10 अगस्त है। मान लिया पेमेंट में इनवॉइस है 12,000 का, मान लिया पेमेंट मिल गई 13,000, तो 1,000 रुपए का एडवांस है ना उसके बारे में। लेकिन ये सब तो तब था ना जब वो पेमेंट बेसिस पर हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मानते थे। लेकिन अब तो ये सब पेमेंट बेसिस तो इररिलेवेंट है, क्योंकि हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, इनवॉइस। तो जब हम सब कुछ इनवॉइस कर रहे हैं तो ये सारी बात भी हमारे लिए एक तरीके से इररिलेवेंट हो। If neither the date of invoice nor the date of payment is available, the time of supply is determined in terms of residual provision under subsection 5 और 12 जो हमने बात करी थी रेजिडुअल ऑप्शन। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के हिसाब से क्या था, हमने क्या बोला था रिवर्स चार्ज के हिसाब से, जब उसको माल मिला, तो क्योंकि इनवॉइस तो इशू करता नहीं हो। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन विच जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो सेक्शन सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। और यहाँ पर सेम क्या कह रहे हैं, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच गुड्स विल बी द अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑन विच गुड्स वर रिसीव्ड, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, और डेट इमीडिएटली फॉलोइड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर इज नेम्ड बाय द सप्लायर। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, सप्लायर के इनवॉइस इशू करने के 30 दिन के अंदर। If it is not possible to determine the time of supply by using these parameters, then the time of supply will be the date of entry of the goods in the books of account of recipient. अगर हमें नहीं पता चला तो जिस दिन उसने नोट करा। The relief of not paying GST at the time of receipt of advance in case of supply of goods is available only when the tax is payable under forward charge. तो एडवांस वगैरह का जो पंगा खत्म हुआ केवल फॉरवर्ड चार्ज में खत्म। तो यहाँ रिलेवेंट है इसने किस दिन पेमेंट करा, वो भी रिलेवेंट हो जाएगा। In case of reverse charge, GST is payable at the time of payment if payment is made before the receipt of goods. तो यहाँ पर टाइम पेमेंट का भी आएगा, 1,000 रुपए का, फिर वो भी चेक कराएगा, सारी बातें यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। The provision relating to time of supply of goods in case of reverse charge are depicted by way of diagram. देखिए, डेट ऑन विच गुड्स इज रिसीव्ड, जिस दिन हमें माल मिला वो डेट, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या जिस दिन हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कटा, या बिल इशू करने के 30 दिन के बाद का डेट, तो 31वां दिन होगा, तो 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, जो भी जल्दी हो। और अगर हम नहीं पता लगा पा रहे हैं, इन सब वजह से हमें नहीं डिटेल पता है, तो जिस दिन डेट ऑन विच गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब रेसिपिएंट ने जिस दिन परचेजिंग की एंट्री बनाई है परचेजेस की, वो डेट, अगर ऊपर वाले तरीके से हम नहीं निकाल पाए तो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग दिस पैरामीटर, तो हम क्या करेंगे, जिस दिन बुक्स एंट्री करी। द रिलीफ इफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट, ये हमने बात कर ली थी, है ना। हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 and 4 की बात करते हैं।
Illustration number 3. Determine the time of supply. May 4. Supplier invoice goods taxable or reverse charge basis to Bridge and Company 30 days from the date of issuance of invoice elapsed on June 3. तो ये कह रहा है 30 दिन जो हो रहे हैं वो जून 3 को खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और माल कब मिला? 12 मई को। तो हम जो भी जल्दी डेट होती है वो लेते हैं ना, तो जून 3 की तो बात ही बेकार हो गई जब 12 मई को माल ही मिल गया। पेमेंट की डेट है 30 मई। तो इन तीनों में सबसे जल्दी डेट क्या आ रही है? 12 मई। एक डेट है हमारे पास जून 30 दिन खत्म हो रहे जून 3 को, तो जून 4 या मई 12 या मई 30। तो सबसे जल्दी क्या था? मई 12। तो ये अर्लीस्ट है, तो इस दिन हम मान लेंगे कि भैया ये है टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन सेम है, लेकिन यहाँ चेंज कर दिया। जून 3 को खत्म हो रहा है, तो जून 4 डेट हो जाएगी। जून 12 जुलाई 3, तो जून 4 जुलाई 12 जुलाई 3, इनमें सबसे पहले क्या आता है? जून 4। तो जून 4 ले लेंगे, ठीक है। वाउचर के लिए हमने क्या बात करी थी? जब वाउचर देते हुए हमें पता है उसका यूज क्या होगा, तो इशू के समय। और वाउचर देते हुए यूज का नहीं पता है, तो जब वो रिडीम होंगे तब। एज कॉमनली अंडरस्टूड, वाउचर आर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी एक्सचेंज एज पेमेंट ऑफ फॉर द गुड्स और सर्विस, जो भी वैल्यू दे रखी है। तो एक वाउचर एक तरीके से कैश हो गया कुछ लोगों के लिए कि कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए वो इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन वहां लिखी होती है कि इसकी क्या कंडीशन है, कहाँ कैसे यूज हो सकता है। तो एज पर सेक्शन 12(4) द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर, अगर हमें पता है कि क्या होगा इसका इस्तेमाल, नहीं तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। मान लिया आपने फूड पास दिया है, एनी फूड आइटम, कोई भी फूड खरीदा जा सकता है। तो अब हमें तो नहीं पता क्या खरीदा जाएगा, तो सप्लाई हमें आइडेंटिफेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। तो टाइम क्या होगा? जिस दिन रिडीम होगा। शर्ट का कूपन है, हमें पता है कि केवल शर्ट खरीदी जा सकती है, आइडेंटिफाई है कि क्या यूज होगा, तो हमें डेट ऑफ इशू के समय ही इसको डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मानना चाहिए। क्लियर? तो हमें पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में किस बारे में। एग्जाम्पल नंबर 3, एक कंपनी ने फूड कूपन्स दिए हैं। कंपनी गिव्स दिस कूपन टू इट्स एम्प्लॉय एज पार्ट ऑफ द एग्रीड परक्यूजिट, परक्यूजिट के तौर पे फूड कूपन दे दिए। कूपन कैन बी रिडीम्ड फॉर परचेज ऑफ एनी आइटम ऑफ फूड in the outlet that is part of the program, as the supply against which the coupon will not known at the time of sale of coupon। तो हम क्या करेंगे? जब रिडीम होंगे तब इसको हम सप्लाई मानेंगे। with each purchase of large pizza during the Christmas week from Perfect Pizza, one can buy a voucher for 20 which will be redeemable till 5th Jan for a small pizza। तो आपको पता है ना इशू करते समय उसका यूज क्या है? एज पर सप्लाई अगेंस्ट विच द वाउचर विल बी रिडीम इज नोन एट द टाइम ऑफ इशू, तो वो डेट ऑफ इशू वाउचर ही माना जाए। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रेजिडुअल केसेस, इफ द सिचुएशन इज नॉट कवर्ड और किसी सेक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम कर रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रेजिडुअल केसेस, जो बचे हुए केसेस हैं। इफ द सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय द एनी ऑफ द प्रोविजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पीरियोडिक रिटर्न, अगर जिस दिन हम रिटर्न फाइल करते हैं वो, और अगर वो नहीं है तो जिस दिन हम जीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं।
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है साफ कि अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल होती है तो डेट जिस दिन हम पीरियोडिक रिटर्न फाइल करते हैं, नहीं तो जिस दिन हम जीएसटी की पेमेंट करते हैं। अब है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस एनहेंसमेंट इन वैल्यू ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी एक्सेट्रा। तो हमने बात करी थी जब एक्चुअल में ये पेमेंट मिल जाए तो वो डेट मानी जाएगी। तो जनरली क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि लेट पेमेंट करने पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे, बट देता कोई नहीं है। तो सच इंटरेस्ट लेट पेनल्टी इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हमने पहले कॉन्सेप्ट पहले भी देखा, आगे भी देखेंगे। तो point is to consider is that when the liability to pay GST would arise in such cases addition in value। अगर हमने कोई वैल्यू एडिशन किया है तो उसकी क्या डेट आएगी। तो सेक्शन 12(6) कहता है that time of supply in case of addition in value on account of interest of consideration for goods is the date on which the supplier receives such addition in value। तो जिस दिन ये पैसा मिल जाएगा वो वाली डेट ही मान। एग्जाम्पल नंबर 5, Radha Traders sold goods to Shyam Sales on 6th of June with a condition that interest at the rate 2% per month will be charged if Shyam Sales fail to make payment within 15 days of delivery of goods। तो अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी तो इन्होंने कहा हम इंटरेस्ट लगाएंगे। Goods were delivered along with invoice on 6th June। Shyam Sales paid the consideration on 6 July। तो इन्होंने 15 दिन में पेमेंट तो की नहीं, पेमेंट तो इन्होंने लेट करी है। अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी दे दिया इन्होंने। तो 6 जुलाई को इन्होंने दे दिया है, तो जो इंटरेस्ट के लिए वैल्यू होगी वो 6 जुलाई डेट होगी, और जो वैसी डेट होगी वो 6 जून होगी। ठीक है। तो प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज कंटेन्ड इन सेक्शन 12, उसे हम कैसे समराइज कर सकते हैं। फॉरवर्ड चार्ज अगर है तो डेट ऑफ इशू पेमेंट रिलेवेंट नहीं है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और एज पर द सेक्शन 31, जो भी जल्दी हो। ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट इन द बुक्स, डेट ऑन विच अमाउंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ रिसीवर, या 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जो भी जल्दी हो जाए, है ना। और अगर इनमें से इफ द अबव इवेंट्स आर अनसर्टेनेबल, इनमें से कोई इवेंट्स हैं जो अनसर्टेनेबल है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हम क्या मानेंगे, डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, मतलब परचेजिंग की एंट्री जिस दिन बना वो। वाउचर के केस में अगर इशू करते हुए हमें आइडेंटिफिएबल है तो वो, नहीं तो रिडेम्पशन की डेट मानी जाएगी। रेजिडुअल केस, इफ ऑल ऑफ द अबव डू नॉट वर्क, तो वेयर पीरियोडिक रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, तो वो, नहीं तो टैक्स। और एडिशन इन वैल्यू जो था वो जिस दिन हमारा पेमेंट मिला था वो। तो अभी हम इतना रखते हैं यहाँ पर आज की क्लास में, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो रिमेनिंग पोर्शन है।